हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं फिर आप लोगों के सामने हिंदी व्याकरण का जो हमारा क्रिया का जो अध्याय जो चल रहा था, जिसका हमने एक पार्ट हम पूरा कर चुके हैं। तो जो पार्ट हम क्रिया का कर चुके हैं बेटा, वह सभी बच्चों को अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो उस पहले जो हमने पार्ट में किया था, पहले लेक्चर में जो हमने आपको जो कार्य कराया था, वह था बेटा क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद होते हैं। क्रिया के हैं इसमें बेटा दो भेद थे। कौन सा? कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर जो हमने क्रिया के दो भेद कराए थे, उसी में कर्म के आधार पर भी दो प्रकार के थे, दो भेद थे। कौन से? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया बेटा। ठीक है, तो हम सकर्मक क्रिया कर चुके थे बेटा, सकर्मक क्रिया की परिभाषा कर चुके हैं बेटा, आपको हम अच्छे से उसमें समझा चुके हैं बेटा। ठीक है, अच्छा, जो सकर्मक क्रिया थी, उसमें से सकर्मक क्रिया को करवाया गया था, तो उसकी बेटा उपभेद हैं। सकर्मक क्रिया के हमने तीन जो आपको क्या बताए थे बेटा, उपभेद बताए थे। किसके? सकर्मक क्रिया के कितने उपभेद होते हैं, तो ये हमने बताए थे कि बेटा सकर्मक जो क्रिया होती है उसके तीन उपभेद होते हैं। ठीक है, तो तीन उपभेद में से हमने जो पहला जो इसका उपभेद था, एक कर्मक क्रिया, जिसमें एक कर्म होता है बेटा। क्या होता है? इसमें एक कर्म की आवश्यकता होती है। किसकी? एक कर्म की आवश्यकता होती है बेटा। ठीक है बेटा, यह हमने कराया था कि एक कर्मक क्रिया क्या था बेटा। एक कर्मक क्रिया की हमने आपको परिभाषा बताई थी, तो परिभाषा आप सभी ने की होगी बेटा। परिभाषा क्या थी? जिस क्रिया पर एक ही कर्म हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या था? जिस क्रिया पर एक ही कर्म की आवश्यकता होती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है बेटा, हमने आपको इसको करा दिया था, इसका उदाहरण हो गया था। यहां तक कि सभी बच्चों को समझ में भी अच्छे से आ गया होगा बेटा। ठीक है, अब जो इसका जो दूसरा जो भाग है बेटा, किसका? सकर्मक क्रिया के जो तीन उपभेद हैं, उसमें से पहला एक कर्मक क्रिया थी, दूसरा द्विकर्मक क्रिया। कौन सा बेटा? दूसरा द्विकर्मक क्रिया। अब आता है द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। जैसे कि बेटा इसके नाम से ही ज्ञात है, द्विव मीन दो, कर्मक जिसमें दो कर्म होते हैं। क्या होंगे? इसमें दो कर्म होंगे, और एक कर्म में, एक कर्मक में एक कर्म था बेटा, और इसमें दो कर्म होंगे। ये ध्यान रखना आपने। तो अब क्या करेंगे? द्विकर्मक क्रिया की हम क्या करेंगे बेटा? परिभाषा करेंगे। जैसे कि हमने लिखा हुआ बेटा आपके सामने बोर्ड पर, तो उसको ध्यान से समझें बेटा। जिस क्रिया में दो कर्म हो, कितने कर्म हो बेटा? दो कर्म हो, जिसमें दो कर्म हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। परिभाषा बहुत सरल सी है, आसान है बेटा। सिर्फ आपने यही याद करना है कि जिस क्रिया में दो कर्म हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं बेटा। ठीक है, अब आप कहोगे सर दो कर्म का तो ठीक है, लेकिन दो कर्म एक ही वाक्य में दो कर्म कैसे होते हैं, किस प्रकार से होंगे? तो बेटा उसके लिए हमने आपको इसी प्रकार के उदाहरण लिखे हैं, जो बोर्ड पे है, सामने है, उसको ध्यान से देखें बेटा। जैसे लिखा बेटा, माली पौधों को पानी से सींच रहा है। ठीक है बेटा, क्या कर रहा है? माली पौधों को पानी से सींच रहा है। दूसरा है बेटा, नर्स रोगी को दवा पिला रही है। बेटा जब हमने सकर्मक क्रिया कराई थी, तो हमने बताया था बेटा, सबसे पहले हमने उसमें से क्या क्रिया के नीचे हम लाइन लगा देंगे बेटा। हो गया? अब आप कहोगे सर इसमें क्या आएगा, तो मैं इसमें एक सरल और साधारण से कहता हूं बेटा, इसमें पौधों को आएगा, और एक कर्म यह है, एक कर्म है पानी से। ठीक है, अब आप कहोगे सर आपने तो दोनों पे लगा दिया, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आया। तो इसके लिए बेटा हमने कल भी आपको बताया था कि बेटा, क्या बताया था हमने? एक पहचान कि क्या और किसे। क्या बताया था बेटा? क्या और किसे। ठीक है बेटा, और किसके? कर्ता के साथ।
ठीक है, कर्ता या संज्ञा, ठीक है बेटा, यहां हम संज्ञा कर दें या बेटा आप इसमें कर्ता भी लिख सकते हैं, ठीक है। इनके साथ आपने क्रिया से पहले क्या और किसे शब्द को जोड़े हैं, और जोड़ने पर आपको ये पता चल जाएगा कि कर्म कौन सा होता है। यदि उस वाक्य में से ही क्रिया से पहले क्या और किसे जोड़ने पर, यदि उस वाक्य से ही आपको उस प्रश्न का यदि आंसर मिल जाता है तो उसमें क्या होगा बेटा, कर्म होगा, ठीक है ना। ये बताया था ना बेटा हमने सहकर्मक में, जिसमें कर्म होता है और जिसमें उस वाक्य में से हम क्या और किससे जोड़ेंगे और उससे यदि प्रश्न करते हैं तो उस वाक्य में से उस प्रश्न का आंसर मिल जाता है तो क्या हो, सकर्मक क्रिया, क्यों, उसमें कर्म है बेटा। तो अब इनके द्वारा किसके क्या और किस शब्द को जोड़ेंगे, किससे पहले, क्रिया से पहले ही जोड़ेंगे बेटा, ठीक है। और यदि उसका हमें क्या मिल जाता है, उस प्रश्न का जवाब मिल जाता है तो हम क्या कहेंगे, उसमें कर्म है बेटा। अब इसको देखें बेटा, माली पौधों को पानी से सींच रहा है, तो अब आप कहोगे सर इसमें आप बढ़ाई, देखिए माली पौधों को किससे सींच रहा है बेटा, किससे सींच रहा है, पानी से सींच रहा है, तो पानी क्या हो गया, यहां कर्म हो गया बेटा, ठीक है। माली पौधों को किससे सींच रहा है, किससे सींच रहा है, पानी से पौधों को माली सींच रहा है, अर्थात पौधों में पानी दे रहा है बेटा, सींचने का पानी देना हो गया बेटा। पानी से क्या होगा, हमारा पहला कर्म हो गया आपका, ठीक है, समझ में आ गया। हमने क्या जोड़ा, क्रिया से पहले किसे जोड़ दिया। अब दूसरा देखें बेटा, अब क्या जोड़ेंगे, माली पानी से किसे सींच रहा है, तो माली पानी से पौधों को सींच रहा है बेटा। ये दोनों में से हम प्रयोग करेंगे, चाहे ये आए, दोनों में से कोई भी आए, यदि इस प्रकार से हम उसको प्रयोग में लाते हैं और प्रयोग में लाने पर यदि उसी वाक्य में से ही क्या होता है बेटा, हमें उसका उत्तर मिलता है, उसका जवाब मिल जाता है, तो क्या होगा बेटा, वह कर्म होगा उसमें। और जहां कर्म होता है वहां सहकर्मक क्रिया होती है। तो इसमें हमने द्विव कर्म, दो कर्म टोने थे, दो कर्म ढूंढने थे, तो पौधों को और पानी से दोनों क्या हो गए बेटा, कर्म हो गए। इसको किसके द्वारा, मालिक के द्वारा। अब क्या कह देंगे इसे, किस प्रकार को, द्विव कर्मक क्रिया कह देते हैं, ठीक है। आगे में अगर समझ में नहीं आया तो बेटा फिर से कराएं। सबसे पहले हम क्रिया के नीचे अंडरलाइन कर देंगे बेटा, हो गया। फिर हम क्या करेंगे बेटा, हमने कहा था बेटा संज्ञा या कर्ता, उसके द्वारा माली किसे सींच रहा है, पौधों को सींच रहा है, माली पौधों को किससे सींच रहा है, पानी से सींच रहा है। तो दोनों में क्या आ गया बेटा, कर्म बता दिया गया, ठीक है। अगला देखें, नर्स रोगी को दवा पिला रही है, इसमें क्या है बेटा, पिला रही है, हो गया, क्रिया होगी। अब नर्स रोगी को क्या पिला रही है, नर्स रोगी को क्या पिला रही है, तो दवा पिला रही है बेटा। तो दवा हो गया बेटा, अरे हो गया कि नहीं बेटा, ठीक है। अब दूसरा वर्ड देखेंगे बेटा, नर्स किसी दवा पिला रही, नर्स किसे, यहां क्या लिखेंगे, नर्स किसे दवा पिला रही है, तो किसे पिला रही है बेटा, रोगी को पिला रही है। कौन पिला रही है, नर्स पिला रही है बेटा, क्या, दवा पिला रही है। तो रोगी को और दवा दोनों क्या हो गए बेटा, इसमें कर्म हो गए। और कितने हो गए, एक और दो, दो कर्म हो गए। तो क्या कह दिया, हमें इसे द्विव कर्मक क्रिया कहते हैं भाई। जिसमें वाक्य में दो कर्म होते हैं उसे द्विव कर्मक क्रिया कहते हैं बेटा। हो गया बेटा यहां तक का, समझ में आ गया। तो इसको कैसे करना है बेटा, अपने यदि कोई भी वाक्य मिलता है उसमें क्या और किसके द्वारा, कब, संज्ञा या कर्ता के बाद में ये जोड़ेंगे और फिर क्रिया से पहले बेटा, और फिर उस वाक्य से ही हम प्रश्न करेंगे। यदि उसमें प्रश्न से, उस वाक्य में से उस प्रश्न का यदि हमें आंसर मिल जाता है तो वह उसमें क्या होगा, वह कर्म होगा बेटा, ठीक है। हो गया यहां तक का बेटा, ठीक है। आगे चलें बेटा, ठीक है। तो अब इसका आता बेटा तीसरा जो भाग है बेटा, किसका,
सकर्मक क्रिया का तीसरा जो भेद है वह है अपूर्ण सकर्मक क्रिया। क्या है बेटा? अपूर्ण सकर्मक क्रिया। क्या है बेटा? अपूर्ण सकर्मक क्रिया। सकर्मक तो है, कर्म तो है, लेकिन वह पूर्ण रूप से वाक्य पूरा नहीं है बेटा। पूर्ण रूप से वाक्य को पूरा नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई शब्द की क्या रहेगी बेटा? आवश्यकता रह जाती है। तो ऐसे शब्द को क्या कहते हैं हम? अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं बेटा। अब आता भी अपूर्ण सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है बेटा? तो ध्यान से सुने बेटा, ये वे क्रियाएं हैं, ये कौन सी? अपूर्ण सकर्मक के वे क्रियाएं हैं जिनमें कर्म रहते हुए भी, क्या? कर्म रहते हुए भी, कर्म रहते हुए भी वाक्य में कर्म को किसी पूरक शब्द की आवश्यकता होती है। कर्म को किसकी आवश्यकता होती है बेटा? किसी पूरक शब्द को, यानी कि उस ऐसे शब्द चाहिए जो उस वाक्य को पूर्ण रूप से पूरा कर दे बेटा। ठीक है, कर्म को किसी पूरक शब्द की आवश्यकता होती है, वर्ण अर्थ अपूर्ण रहता है। और यदि वो जब तक वो पूर्ण शब्द की आवश्यकता पूरी नहीं होती है तो वह क्या रह जाता है? अपूर्ण ही रहता है बेटा। वह अर्थ कैसा रहेगा? वह अर्थ अपूर्ण रहता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा? उदाहरण देखेंगे, उदाहरण को समझेंगे कि कौन से ऐसे शब्द हैं। ठीक है, परिभाषाएं समझ में आ रही है बेटा? अगर नहीं आ रही है तो एक बार फिर से देखें। ये वे क्रियाएं हैं जिनमें कर्म रहते हुए भी, कर्म रहते हुए भी कर्म को किसी पूरक शब्द की आवश्यकता होती है। किसको बेटा? कर्म को किसकी? किसी पूरक शब्द की आवश्यकता होती है। उस है वह अपूर्ण शब्द में रहता है। ठीक है, हो गया यहां तक का? जैसे देखो बेटा, इसका उदाहरण देखेंगे बेटा। अब हम सोहन रोहन को समझता है। देखिए बेटा, इस वाक्य को पहले पढ़े, ध्यान से समझे। सोहन रोहन को समझता है बेटा, को समझता है, रोहन सोहन को समझता है। वाक्य हो गया बेटा। अब रोहन सोहन को क्या समझता है, कैसा समझता है? यानी कि वाक्य तो है हमारे पास, रोहन सोहन को समझता है, लेकिन समझता क्या है उसका पूर्ण शब्द जब तक नहीं होगा, पूरक शब्द की आवश्यकता है। अब इस वाक्य को कैसे शब्द की आवश्यकता है? पूरक शब्द की आवश्यकता है। और जब तक कि इस वाक्य के अनुसार उस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यह वाक्य अपूर्ण सकर्मक क्रिया। कैसे बेटा? देखो, अब इसको क्या करेंगे? रोहन सोहन को समझता है। रोहन सोहन को क्या समझता है? मूर्ख समझता है, होशियार समझता है, बुद्धिमान समझता है, चतुर समझता है, चालाक समझता है। वह जब तक ये शब्द नहीं आएगा वह वाक्य पूर्ण नहीं होगा बेटा। ठीक है ना? इस प्रकार के शब्द होते हैं और उन्हें क्या कहते हैं? अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो ये क्या हो गया बेटा? यहाँ पर जो मूर्ख जो शब्द जो इसमें जोड़ दिया, ये क्या हो गया? अपूर्ण सकर्मक क्रिया होगी। कौन सी होगी? अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहलाती है बेटा। क्यों? क्योंकि वाक्य में कर्म, इस कर्म को किसी पूरक शब्द की आवश्यकता होती है। इसको पूरक शब्द, ये मूर्ख शब्द जिसमें मिल गया, तो मिलने के बाद ये वाक्य क्या हो गया बेटा? हमारा पूर्ण हो गया। जैसे सोहन मोहन को मूर्ख समझता है, और पहले वाक्य कौन सा है बेटा? सोहन रोहन को समझता है। सोहन रोहन को क्या समझता है बेटा? तो कुछ नहीं पता ना क्या समझता है, तो शब्द की आवश्यकता है। कैसी? पूर्ण शब्द की। तो पूर्ण शब्द इसमें क्या लिख दिया? मूर्ख लिख दिया। सोहन रोहन को मूर्ख समझता है। हो गया बेटा, यहां तक का हो गया। अगला देखें बेटा, वह तुम्हें मानता है। वह तुम्हें क्या मानता है? अपना मित्र मानता है, दोस्त मानता है, शत्रु मानता है, अपना भाई मानता है, अपने से बड़ा मानता है, आपका सत्कार करता है। क्या करता है? नहीं पता ना? तो क्या होगा? वो शब्द जब लिख देंगे तो ये कैसा हो जाएगा? अपूर्ण सकर्मक क्रिया आ जाएगी। वह तुम्हें मानता है, वह तुम्हें मित्र मानता है, वह तुम्हें दोस्त मानता है, वह तुम्हें दुश्मन मानता है, शत्रु मानता है। तो जो यहां पर जो शब्द लिखा गया है वो क्या कहलाएगा बेटा? पूरक शब्द क्या होता है बेटा ये। ठीक है, और जब ये शब्द मिल जाता है तो ये क्या हो जाता है? वाक्य पूर्ण हो जाता है। वह तुम्हें क्या मानता है बेटा? मित्र मानता है। तो मित्र शब्द क्या हो गया यहाँ पर?
अपूर्ण सकर्मक क्रिया होगी। ये हो गए बेटा, समझ में आ गए होंगे सभी को अच्छे से? ठीक है। तो अब हमारा जो था बेटा सकर्मक क्रिया के जो तीन जो भेद जो हमने आपको बताए थे, वो तीनों भेद की अब हम परिभाषा कर चुके हैं बेटा। एकर्मक, द्विकर्मक और अपूर्ण सकर्मक क्रिया बेटा। ठीक है, ये यहां तक समझ में आ गया बेटा? ये यहां तक समझ में आने के बाद बेटा अब हम आगे चलते हैं सकर्मक होने के बाद अकर्मक क्रिया करते हैं। कौन सी करेंगे बेटा? अकर्मक क्रिया। चलो बेटा, अब हम करते हैं दूसरा जो इस क्रिया का जो भेद था बेटा। पहला हम कर चुके हैं सकर्मक क्रिया, उसके उपभेद। अब जो इसका जो दूसरा जो भेद है वह है अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है बेटा, क्या? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं बेटा? देखिए, हमने आपको जब सकर्मक क्रिया बताया था तो क्या कहा था उसमें बेटा? उसमें क्या होता है? कर्म होता है। और अकर्मक हमने आपको बताया था यदि किसी भी शब्द के आगे अ लगा हुआ होगा तो उसमें नहीं का प्रयोग होगा भाई। किसका बेटा? नहीं। तो कर्म नहीं होता है, कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है बेटा। तो अतः अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं बेटा? देखिए, अब इसकी परिभाषा देखेंगे बेटा, फिर इसको समझेंगे भाई इसमें अकर्मक में सकर्मक में क्या था और अकर्मक में क्या है ऐसा बदलाव जिसको हम उस वाक्य को अकर्मक या सकर्मक कहते हैं। ठीक है, तो जिन क्रियाओं, इसकी परिभाषा है बेटा ये किसकी? अकर्मक क्रिया की। जिन क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती, सकर्मक में कर्म की आवश्यकता पड़ती है, जबकि अकर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती बेटा, कर्म नहीं होता उसमें। या जो क्रिया प्रश्न पूछने पर है, जिसमें प्रश्न पूछने पर उत्तर नहीं देते उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया में हमने कहा था बेटा जब प्रश्न पूछते हैं और उस प्रश्न का यदि जवाब उसी वाक्य से मिल जाता है तो वह सकर्मक की, और इसमें प्रश्न का जवाब है प्रश्न है, पूछने पर कोई उत्तर नहीं देती है, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। और इसमें प्रश्न पूछने पर उस वाक्य से उस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है तो वह क्या होगी? अकर्मक क्रिया। ठीक है बेटा, इसको हम सरल और साधारण से शब्दों में कहेंगे भाई अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती, और यदि हम उस वाक्य में से प्रश्न पूछते हैं तो उस वाक्य में उस प्रश्न का जवाब नहीं मिलता है, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। हो गया? समझ में आ गया बेटा? ठीक। जैसे बेटा कुछ एक ऐसे हैं जो हमेशा ही ये अकर्मक में रहते हैं, तैरना, कूदना, उछलना, खेलना, दौड़ना, बैठना आदि। ठीक है बेटा, समझ में गया? ये क्या है बेटा? ये कुछ एक ऐसे शब्द हैं जो हमेशा ही हर परिस्थिति में एक जैसे रहते हैं बेटा। कौन कौन से हैं भाई ये? समझ रहे बेटा? तो अब इनको क्या करेंगे बेटा? इनको हम इनके साथ साथ पूरा करेंगे बेटा। तो अब इसका कह देंगे बेटा, जैसे तैरना, कूदना, उछलना, खेलना, दौड़ना, बैठना आदि। अब हमें ये जब पता चल गया तो अब हम क्या करेंगे? इसका उदाहरण करेंगे बेटा। हमने कुछ लिखे हैं, बच्चे हंस रहे हैं, तो बच्चे हंस रहे हैं बेटा। तो बेटा उस वाक्य में कर्म है या नहीं है वो हम कैसे पहचानेंगे? हमने आपको जब सकर्मक करवाया था तो उसमें बताया था बेटा कि क्या और किसे, इन दोनों को कहा क्रिया से पहले, कर्ता के बाद, कर्ता कह दें या संज्ञा कह दें, इसके बाद में क्या क्या और किसे लिखेंगे बेटा, और क्रिया से पहले, ये किससे पहले होगा बेटा? क्रिया से पहले इनका प्रयोग किया जाएगा। और इनका प्रयोग करने के बाद यदि उस वाक्य से यदि हमें कोई जवाब नहीं मिलता है, उस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है तो अकर्मक होगी, और यदि उसका जवाब मिल जाता है तो वह सकर्मक क्रिया कहलाई जाती है। समझ में आ गया? ठीक है बेटा, तो सबसे पहले क्या देखेंगे बेटा? बच्चे हंस रहे हैं, इस वाक्य में हम क्रिया देखेंगे। हंसना, हंस रहे हैं, क्रिया हो रही है बेटा, हंसना भी क्रिया होती है। हंस रहे हैं, क्रिया कर रहे हो रही है हंसने की, तो क्या बच गया हमारे पास? बच्चे हो गए। तो बच्चे क्या?
बच्चे क्या हैं, बच्चे किसे, तो इसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है ना बेटा। जब इसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है, इस वाक्य से इसका कोई हमें आंसर नहीं मिल रहा है, तो क्या होगी, अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, और यदि हमें उसी पर्सन में से यदि कोई जवाब मिल जाता है तो वह सकर्मक क्रिया में आता है। उसी प्रकार से दौड़ता है बेटा, कैसा दौड़ता है, तेज दौड़ता है। ये क्या है, क्रिया विशेष की विशेषता बताई जा रही है, क्रिया विशेषण होता है बेटा, तेज है ना। लेकिन इसको हमने तेज दौड़ता है, क्या हो गया, क्रिया में प्रयुक्त हो गया। अब शिवम, इसको क्या है, किसे जोड़ेंगे तो क्या होगा, कोई इसका जवाब नहीं मिल रहा। शिवम क्या, किसे, है ना, कोई जवाब नहीं है ना, तो नहीं है, तो क्या हो गया, अकर्मक क्रिया। राधा सो रही है, राधा क्या या किसे, कोई जवाब नहीं है ना बेटा। तो इस प्रकार से यदि जो भी आते हैं, जिस प्रकार के जो उदाहरण आते हैं, वो किस में आते हैं, अकर्मक में होते हैं। अब आप कहोगे सर अकर्मक तो हो गया, एक बार सकर्मक का और बता दो। चलो, जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है क्रिया होगी बेटा। अब इसको जोड़ो, मोहन क्या होगा, कर्ता हो गया, संज्ञा होगी। मोहन क्या पढ़ता है बेटा। अब इसको हम कैसे जोड़ेंगे, हमने बताया था बेटा, संज्ञा या मोहन क्रिया से पहले क्या या किसे, क्या पढ़ता है, तो क्या पढ़ता है, मोहन क्या पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। तो इसी में इसी वाक्य में से इसका क्या हो गया बेटा, हमें आंसर मिल गया। तो कौन सी होगी बेटा, ये सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है बेटा, जिसमें उस वाक्य से हमें उस प्रश्न का यदि हल या उसका उत्तर मिल जाता है, उस सकर्मक क्रिया होती है। जिसमें से उस प्रश्न में से जब प्रश्न पूछते हैं उस वाक्य में से और उसका कोई जवाब नहीं मिलता है, तो अकर्मक होती है। अकर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है बेटा, ये हो गए, बच्चे हंस रहे हैं, शिवम तेज दौड़ता है, राधा सो रही है। ये हो गए वाक्य, पता चल गया किसके द्वारा, क्या और किससे शब्द को जोड़कर हम क्या बता देंगे कि उसमें से कर्म को हम देखेंगे बेटा। यदि उसमें से क्या और किसे क्रिया से पहले और संज्ञा से के बाद में जोड़कर जब हम लिखते हैं, पूछते हैं प्रश्न, और उस वाक्य में से प्रश्न का जवाब मिल जाता है, तो वह सकर्मक, नहीं मिलता तो अकर्मक क्रिया। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं भाई, अकर्मक क्रिया के कितने उपभेद होते हैं। जैसे सकर्मक के हमने 3 कराए थे ना बेटा आपको, तो अकर्मक क्रिया कितने भेद होते हैं। अकर्मक क्रिया के भी कितने होते हैं बेटा, 5 भेद होते हैं। अकर्मक क्रिया कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं बेटा। कौन कौन से भेद होते हैं, अब हम एक एक करके सभी भेदों को, उनका नाम याद करेंगे, लिखेंगे, और बाद में हम उनका एक एक करके इनका वर्णन कराएंगे बेटा। तो सबसे पहले आता है बेटा सामान्य क्रिया। इसमें एक साधारण सी होती है कि क्रिया होती है, संयुक्त क्रिया होती है इसमें। ठीक है बेटा, इसमें 2 क्रिया होती हैं, जुड़ी होती है, नाम धातु क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, और पूर्वकालिक क्रिया है। ये 5 जो है ये किसके हैं, अकर्मक क्रिया के उपभेद होते हैं बेटा। अब हम अगले जो वीडियो, अगले जो हमारा जो लेक्चर होगा, उसमें हम ये जो 5 जो अकर्मक क्रिया के जो 5 जो उपभेद हैं, इन सभी का एक एक करके बेटा वर्णन करेंगे। तब तक ये आज हमने जो भी काम किया है, जितना भी कराया गया है, वो सभी बच्चों को अच्छे समझ में आ गया होगा बेटा, और सभी बच्चे अपने काम को अच्छी प्रकार से ईमानदारी से करते रहें। ठीक है बेटा, चाहे याद करने का काम हो, चाहे आपका बेटा लिखने का हो कार्य हो, अच्छी प्रकार से कार्य को पूरा करें बेटा। ठीक है, तो आज अपना क्रिया का जो ये व्याकरण का अध्याय चल रहा था, आज के लिए इतना ही। अगले बेटा हम लेक्चर में करेंगे अकर्मक क्रिया के जो उपभेद होते हैं 5, इन 5 का वर्णन कराएंगे बेटा। ठीक है, कमेंट समझ में आ जाओगे सभी बच्चों को अच्छे से। ठीक है बेटा, तब तक के लिए नमस्कार।